अब आते हैं सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मुक्ति आंदोलन। कमज़ोर वर्ग का आदिवासी आंदोलन अलग, जनजाति आंदोलन, आदिवासी आंदोलन मूल एबॉरिजिन्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, एबॉरिजिन्स किसी क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा किए जाने वाला आंदोलन, जनजाति आंदोलन। अब हम बात कर रहे हैं कमज़ोर वर्ग के लोगों की। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग मुक्ति आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से भारत में सामाजिक संरचना पर आधारित है। कमज़ोर वर्ग से तात्पर्य क्या है? कमज़ोर वर्ग की बात करें तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत की जो जाति व्यवस्था है उसकी देन है कमज़ोर वर्ग। जो हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, कमज़ोर वर्ग का अर्थ यहाँ पर मजदूर या किसान नहीं है। कमज़ोर वर्ग का अर्थ यहाँ पर उस जाति व्यवस्था के नीचे के तबके की से है जो नीचे की जाति में आते हैं, जिन्हें निम्न जाति की श्रेणी में कहा जाता था। भारत की सामाजिक व्यवस्था में कुछ जातियों को सामाजिक पतन के दौर में गौण और हीन मानते हुए उन्हें हम नीचे की श्रेणी दे देते हैं। परिणाम क्या होता है कि सदियों से वर्षों दर वर्ष कमज़ोर बना हुआ ये तबका जो है वो मुख्य धारा से हट जाता है, मुख्य धारा से अलग थलग हो जाता है और उन्हें ऐसे काम सौंप दिए जाते हैं जो अलाभकारी हों, जो अपवित्र हों, जो अच्छे ना हों। किंतु भारतीय पुनर्जागरण के काल में इनको लेकर भी विचार मंथन होता है। इस काल में जाति व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने वाले राजनीतिक और आर्थिक आधार धीरे धीरे कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, या धीरे धीरे इन्हें कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। किनको? जाति व्यवस्था को चिरस्थायी, जाति व्यवस्था को परमानेंट बनाने वाले राजनीतिक और आर्थिक आधारों को कमज़ोर करने का प्रयास होता है, क्योंकि तभी ये संभव होता है कि तथाकथित निम्न जाति के स्तर को ऊपर उठाया जाए। स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, मद्रास में वी पंटुलू, आर वेंकटरमन, नारायण गुरुस्वामी, इन सभी ने जोरदार शब्दों में और अपने कर्म से सोशल मूवमेंट चालू किया, जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कजगम आंदोलन, गांधी जी का अस्पृश्यता आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण आंदोलन और उसके साथ ही अन्य सामाजिक कार्य जो कमज़ोर तबके के लिए इनके द्वारा किए गए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहे। 27 दिसंबर से 2 जनवरी 1932 को अस्पृश्यता निवारण सप्ताह के रूप में मनाया गया था और उसके पीछे उद्देश्य था कि ऐसी जो भावना है अस्पृश्यता की, उसे दूर किया जाए। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो प्रयास हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर अम्बेडकर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने स्वयं संघर्ष करते हुए सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्वाभिमान को जगाने के लिए, स्वाभिमान को सामने जागृत करने के लिए बड़ा अथक प्रयास किया है। इनके द्वारा जो कुछ प्रयास किए गए उसमें यदि हम कुछ बात करें तो एक था 1927 का आहार सत्याग्रह, अमरावती में अम्बा देवी मंदिर में दलितों का प्रवेश का प्रयास, ठाकुर द्वारा मंदिर प्रवेश जो सन 27 में ही हुआ, मुंबई में गणपति प्रांगण प्रवेश 1929 में, नासिक में भी ऐसे ही मंदिर प्रवेश आदि आदि। और इस मंदिर प्रवेश के माध्यम से उन्होंने समाज के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया कि मंदिर जो हैं वो सभी के लिए उसके द्वार खुले हुए हैं। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुख्य योगदान यानी संविधान सभा में रहते हुए भारत के संविधान का निर्माण इस रूप में हम उन्हें जानते हैं। जब भारत की संविधान सभा
बनी और बैठी तो उसने जो भी तय किया उसको लिखित रूप में कानूनन दर्जा, कानूनन तरीके से उसको लिखना और संविधान की पुस्तक बनाना, इसका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है और इसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया और बस किसी पहचान के आधार पर या किसी अन्य आधार पर उन्हें ये महती जिम्मेदारी उन्हें दी गई। इसके पीछे उनकी लंबी तपस्या थी, उनका लंबा संघर्ष था, लंबा अनुभव था। और ये जो तपस्या, संघर्ष, अनुभव जो था वो मूलतः उनका कहना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में था। हमने जो बातें की उनके योगदान की, उनमें कुछ और अहम योगदान को आपको जानना ज़रूरी है, तभी हम समझ सकेंगे कि आखिर भारत के संविधान निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर का चयन क्यों किया गया। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए, उनके हितों की पैरवी करने के उद्देश्य से अंबेडकर ने 2 पत्रिकाएं निकाली, 2 पाक्षिकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला था मूक नायक। उस पाक्षिक का नाम था मूक नायक। मूक नायक जिस शब्द से आप समझ सकते हैं कि उन्हें वे कमज़ोर वर्ग के लोग, कमज़ोर तबके के लोग एक मूक समाज समझते थे। और दूसरे का नाम उन्होंने दिया बहिष्कृत भारत। ऐसा भारत जिसके लोगों को बहिष्कृत किया गया है, उनकी पैरवी करने के लिए, उनके पक्ष में बात करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके हितों की आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने इसके प्रकाशन में बहुत सक्रिय योगदान दिया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और बाद में फिर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1927 में उन्होंने सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के युवकों का एक ऐच्छिक संगठन बनाया। अब युवकों की ओर भी वो मुड़ते हैं और उनके लिए एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसमें स्वेच्छा से लोगों को जुड़ने की स्वतंत्रता थी और उसका नाम रखा समता सैनिक दल। आप इन शीर्षकों से ही देख सकते हैं उनके कार्यक्रमों के शीर्षकों को, मूक इंडिया, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता सैनिक दल आदि। इसका उद्देश्य, समता सैनिक दल का उद्देश्य था असमानता से जनित सभी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग और श्रमिकों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राजनीतिक मंच ही एक ऐसा मंच है जहां से इनके अपेक्षाओं को, इनकी आकांक्षाओं को यथार्थ रूप दिए जाने की क्षमता है। तो इसलिए राजनीति से जुड़ना कुछ हद तक ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने इन्हें, मजदूरों को और श्रमिकों को राजनीतिक रूप से संगठित किया और स्वतंत्र मजदूर पार्टी, उसकी स्थापना की। समय के साथ साथ सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जो बड़े सफल रहे, किंतु फिर भी ये कह सकते हैं कि इतने उनके प्रयास के बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी था। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए प्रयास बहुत सफल रहे, लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी था और काफ़ी कुछ करना बाकी है। आज की वर्तमान स्थिति में भी हम देखते हैं कि इस तबके के लोगों को समाज में समानता के दायरे में लाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बाद अगला जो दल है, अगला जो संगठन है जिसने दलित वर्गों के काम किया, वह था दलित पैंथर्स।
दलित पैंथर स्थापना 1972, महाराष्ट्र। युवाओं का संगठन मूल रूप से, और शहर में रहने वाले मलिन बस्तियां जहां पे साफ सफाई करने वाले कर्मचारी रहते हैं, उनकी बस्तियों के युवा शामिल हुए। दलित पैंथर के उद्देश्य जाति आधारित असमानता को समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य असमानता को समाप्त करना। दूसरा, आरक्षण के कानूनों को लागू करना। कानून तो बन गए थे, समानता का अधिकार मिल चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से धरातल पर अभी बहुत कुछ करना जरूरी था समानता के आसपास भी पहुंचने के लिए। और इसलिए आरक्षण के जो प्रावधान किए गए थे, ऐसा देखा जा रहा था कि इन प्रावधानों का समुचित उपयोग कई कारणों से नहीं हो पा रहा है। ये प्रावधान अपने निर्दिष्ट तरीके से कई कारणों से लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने आरक्षण के कानूनों को लागू करने के लिए भी प्रयास किया दलित पैंथर्स ने। तीसरा, सामाजिक न्याय की स्थापना, सबके लिए न्याय, ये विचार लेकर काम करना ताकि सबको समान न्याय मिले। और चौथा, छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करना, अस्पृश्यता को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना। इन 4 उद्देश्यों के साथ दलित पैंथर काम करता है। युवाओं का दल, और वह भी मलिन बस्तियों में रहने वाले युवाओं का दल। इन लोगों को संगठित करना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन इसमें सफलता मिलती है और अंततः दलित पैंथर्स की स्थापना होती है। इनकी गतिविधियां क्या थीं, क्या सफलताएं थी? दलित पैंथर्स आखिर हमारे इस अध्याय में क्यों स्थान पाने में सफल है? क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग पर जो अत्याचार बढ़ रहे थे, दलित पैंथर्स ने उन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और इस प्रकार उस तबके में, समाज के उस तबके में जागृति पैदा करने का बहुत सफल प्रयास किया। इसकी मुख्य गतिविधि यही थी, अत्याचार से लड़ना। इस संगठन के बार बार मांग करने पर 1989 में एक कानून आता है, यानी दलित पैंथर्स के दबाव के परिणाम स्वरूप एक कानून बनता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार करने पर कड़ी सजा का प्रावधान, इस कड़ी सजा का प्रावधान किया जाता है। और इस संगठन का व्यापक विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों सहित सभी वंचित वर्गों का एक संगठन बनाना था। ये इसकी पृष्ठभूमि थी। इस दौरान अनेक आत्मकथाएं और साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं, जिसमें महापुरुषों और ऐसे व्यक्तियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया जो दलित वर्ग से थे, जो मजदूर वर्ग से थे और अपने बल पर स्ट्रगल करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े थे। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दबे कुचले लोगों के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में अंकित थे, ताकि इसका लोग अध्ययन करें, इसको पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। तो इस प्रकार साहित्यिक जरिया भी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अपनाया गया। इन रचनाओं में मराठी साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, मराठी भाषा के साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये जो इनकी भाषा थी, चूँकि महाराष्ट्र का दल था, मूलतः ये लोग मराठी में लिखते थे। मराठी में ऐसी आत्मकथाएं आदि काफ़ी संख्या में लिखी गई और मराठी में पढ़ी गई। इस साहित्य ने मूल मराठी साहित्य को, मुख्य मराठी साहित्य को भी प्रभावित किया है। दलित पैंथर्स की और बात करें तो समय के साथ साथ दलित पैंथर के सदस्य और मुखर होते गए
और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी उनमें थोड़ी उग्रता भी बढ़ी। एक समय ऐसा भी आया जब आपातकाल के बाद अर्थात 1977 के बाद दलित पैंथर्स ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का निर्णय लिया, यानी राजनीतिक चुनाव में उसकी एक ख्वाहिश बनी दलित पैंथर के सदस्यों की कि वे राजनीतिक संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से। इसके कारण क्या होता है कि दलित पैंथर के अंदर ही कई गुट बन जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर कई बार इसका विभाजन होता है और जब विभाजन होता है तो धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम पड़ने लगता। दलित पैंथर अपनी स्वयं बढ़ती आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप प्रभावहीन होता चला गया। यदि वह राजनीति से दूर रहते हुए एक दबाव ग्रुप, प्रेशर ग्रुप का ही कार्य करता तो संभवतः उसे और ज़्यादा सफलता मिलती, संभवतः अपने लक्ष्य के काफ़ी निकट पहुंच सकता था। लेकिन राजनीतिक आकांक्षाओं ने, कुछ सदस्यों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने दलित पैंथर को तोड़ दिया, विभाजन कर दिया। इसको जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों में जो स्थान मिला था, धीरे धीरे अब वो अन्य संगठनों को मिलने लगा। विभाजन ही नहीं हुआ, इसके टुकड़े ही नहीं हुए, बल्कि गिरते हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप कुछ अन्य ऐसे संगठन जो दलितों के लिए कार्य कर रहे थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। और परिणाम क्या होता है कि अब दलित पैंथर के बाद कुछ नए दल सामने, नए संगठन सामने आते हैं, जिसमें एक है बामसेफ, BAMCEF। बामसेफ जो है वो एब्रीविएशन है किसी लंबे नाम का, और जब लंबे नाम कुछ होते हैं और उनके पहले अक्षरों को लेकर, शब्दों के पहले अक्षरों को लेकर यदि एक नया शब्द बना दिया जाए तो उसे एक्रोनिम कहते हैं, ACRONYM। तो बामसेफ जो वह भी एक्रोनिम है, और बामसेफ का फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये एक संगठन था, फेडरेशन था। और इसमें कौन लोग थे? बैकवर्ड लोग थे और उसके साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ के लोग थे। बामसेफ के गठन में मुख्य रूप से उनकी भूमिका आती है जिन्हें हम वर्तमान राजनीतिक दल बसपा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में जानते हैं, अर्थात कांशीराम जी। श्री कांशीराम ने बामसेफ की स्थापना की। प्रमुख सामाजिक रूप से उनका योगदान रहा। वैसे कुछ और लोग भी थे इसमें शामिल, लेकिन मुख्य रूप से ये एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनाने का श्रेय श्री कांशीराम जी को जाता है। बामसेफ के गठन की बात यदि करें तो 1980 के दशक में उत्तर भारत में सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बामसेफ तो एक कर्मचारियों का यूनियन था, और बामसेफ की स्थापना के पीछे भी एक लंबी कहानी है कि कैसे एक दो एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया गया पूना में, जो तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और संभवतः दलित वर्ग के थे। ये जानकारी जब कांशीराम को पहुंचती है, जो स्वयं पूना में क्लास 1 ऑफिसर थे सरकारी नौकरी में, तो वो विचलित हो जाते हैं और इस्तीफा देकर ये संस्था बनाते हैं बामसेफ, और बाद में इस एक राजनीतिक दल की भी स्थापना करते हैं जिसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी द्वारा सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के संघर्ष की विरासत को समेटने का प्रयास किया है। अर्थात सामाजिक वर्गों ने जो इतने समय से अलग अलग दलों के रूप में, अलग अलग प्रेशर ग्रुप के रूप में जो दबाव बनाने का प्रयास किया है,
अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसे संगठित रूप देने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से श्री कांशीराम करते हैं। इस पार्टी के प्रमुख प्रेरणा स्रोत श्री ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे नेता रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार दलित पैंथर की शुरुआत होती है और इसकी महाराष्ट्र में कैसे शुरुआत होती है, भूमिका क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, और फिर अंत में कैसे ये बहुजन समाज पार्टी के रूप में दलितों की आवाज़ एक राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का प्रयास होता है। दलितों, कमज़ोर वर्गों की आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी के बाद अब हम एक ऐसे आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसे आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं जिसे कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन क्या मायने हैं? उपभोक्ता, उपभोक्ता को अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का उपयोग करता है। हम बाजार में जब कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता के रूप में खरीदते हैं, हम उस प्रोडक्ट के उपभोक्ता हैं क्योंकि उसका हम उपभोग करते हैं। तो जो ग्राहक हैं, ग्राहक के रूप में जब हम खरीदते हैं तो ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहक को हर दृष्टि से संतुष्ट कर सके। जिस चीज़ को ग्राहक खरीदना चाह रहा है उस चीज़ की कीमत, क्वालिटी, वजन, क्वांटिटी, ये सब मायने में किसी तरह का धोखा ग्राहक से ना हो, ग्राहक को ना कर दिया जाए, ग्राहक के साथ ना कर दिया जाए। इस उद्देश्य से ये आंदोलन होता है। उपभोक्ता उस व्यक्ति को जो वस्तुओं का उपभोग करता है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। ये तो हम मान गए क्योंकि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत मरते दम तक अनेक तरह की वस्तुओं का उपयोग करता है, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे जूते हों, चाहे कपड़े हों, किसी भी तरह के सामान के उपयोग की ज़रूरत उसे अंतिम समय तक पड़ती रहती। तो हर आदमी उपभोक्ता है। बाजार का नियंत्रण उपभोक्ता के हाथ में होता है, इस अर्थ में कि उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ताओं को ज़रूरत है। इसीलिए ये वाक्य कहा गया, बाजार का नियंत्रण उपभोक्ता के हाथों में होता है। दूसरे शब्दों में ये उपभोक्ता की आवश्यकताएं तय करती हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो और कितना हो। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में स्थिति कुछ बदली हुई है, व्यवहार में कुछ भिन्नता है। यदि वास्तव में मैदान में हम देखें तो दुर्भाग्य से उपभोक्ता के हाथ में ये नहीं है, ये केवल एक थ्योरी के रूप में हम जानते हैं। और उसका कारण क्या है कि उपभोक्ता जो है वो संगठित नहीं है, उपभोक्ता जो है वो एकजुट नहीं है। यदि एक उपभोक्ता के साथ दुकानदार धोखा कर दे तो उसके पास कोई चारा नहीं सिवाय उस धोखे को निगल जाने के, गटक जाने के, धोखे को भुला देने के। दुकानदार पैसा लेके चल बनता है, उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं थी जिसके आधार पर सुनिश्चित किया जा सके कि दुकानदार यदि गलत कर रहा है तो उस पर कुछ कार्रवाई हो। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य यह है कि चूंकि उपभोक्ता संगठित नहीं है, चूंकि उपभोक्ताओं का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या फोरम नहीं है जहां वे अपने साथ हुए धोखे की शिकायत कर सकें, उसका हल निकाल सकें, समस्या का निराकरण कर सकें,
उसके विपरीत जो दुकानदार है, जो उत्पादक है, वो संगठित है, जबकि संगठित होने की ज़रूरत उपभोक्ताओं को है। और यदि ये संगठित रहेंगे तो उत्पादक अपने आप सही उत्पादन करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हम देखते हैं, समाज में आप पाएंगे कि जो कंपनियां हैं, जो दुकानदार हैं, उनके अपने अपने संगठन बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप के संगठन हो, किसी भी तरह के उत्पादनों के संगठन हो। चूंकि उपभोक्ता असंगठित है, इसलिए उत्पादक वर्गों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा होती रही है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कुछ किया जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। उपभोक्ता अलग अलग तरीके से उसके द्वारा उस पर जो धोखा हुआ है उसको वे व्यक्त करते थे अपने परिवार में, अपने दायरे में, अपने आसपास, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन वह प्रतिक्रिया इस स्तर पे नहीं होती थी जो कि उत्पादक को बाध्य कर सके अपने को ठीक करने के लिए। मात्र प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है, संगठित प्रतिक्रिया की जरूरत थी। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उपभोक्ता के नाते जनता को आवाज़ उठाने की जरूरत थी। और इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण का मामला एक आंदोलन का रूप लेता है। उपभोक्ता संरक्षण का मामला एक आंदोलन का रूप लेता है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का भी एक लंबा इतिहास है। यदि हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार की चैतन्यता, उपभोक्ताओं के द्वारा एक सक्षम प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास पैदा हुई। 1940-45 के आसपास के काल में महसूस किया गया कि उपभोक्ताओं के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ संगठन होना चाहिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने पहली बार उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों की बात की। और ये बात भी उन्होंने तब की जब इसके पहले बहुत समय से अमेरिका में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर आवाज़ उठ रही थी। तो जॉन एफ कैनेडी ने जिन 4 अधिकारों की बात की, जॉन एफ कैनेडी ने जिन 4 अधिकारों को उपभोक्ताओं के अधिकार के रूप में माना, वे हैं, पहला, सुरक्षा का अधिकार, दूसरा, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा, चयन का अधिकार, और चौथा, सुनवाई का अधिकार। एक उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसे इस बात की सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उसके साथ धोखा नहीं हो रहा है। दूसरा, उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जानने का अधिकार है, सभी तरह की जानकारी कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है, कितना मिला है, कितना वह प्रमाणित है, कहाँ इसका उत्पादन हुआ है, किस तारीख को उत्पादन हुआ है, कब तक इसकी लाइफ है, एक्सपायरी डेट क्या होगी, आदि आदि। तो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। और तीसरा है चयन का अधिकार, अर्थात उपभोक्ता को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह यदि एक टूथपेस्ट खरीदना चाहता है तो किस कंपनी का खरीदे। दूसरे शब्दों में, उसके पास ये चॉइस रहे कि कई तरह के टूथपेस्ट मार्केट में आए। ऐसा ना हो कि किसी 1 या 2 कंपनियों का ही टूथपेस्ट के मार्केट में एक छत्र साम्राज्य हो। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये 2 कंपनियां
क्योंकि इनके पास एकाधिकार रहेगा, मुंह बोले दाम पर अपने पेश को बेचेंगी और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर भी संशय हो सकता है। तो इसलिए उपभोक्ता को चयन का अधिकार होना चाहिए, उसके पास वैरायटी मार्केट में होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। और चौथा, सुनवाई का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। उसके साथ हुए किसी तरह के उपभोक्ता के नाते किसी तरह के अन्याय के खिलाफ उसकी वह सुनवाई कर सके, धोखा देने वाले को, गलत उत्पाद देने वाले को सजा दी जा सके। ये जो 4 अधिकार हैं, इन 4 अधिकार के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 अधिकार और जोड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस आंदोलन की महत्ता को समझता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की महत्ता को समझता है और उसने भी 3 और अधिकारों की बात की है और उसको मान्यता दी है। वे अधिकार हैं क्षतिपूर्ति का अधिकार, नुकसान होने पर, गलत व्यवहार होने पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा। 7वां अधिकार, दूसरा अधिकार, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, यानी जो हम लोग, जो जनता जनार्दन हैं, इन सब को प्रोडक्ट के बारे में और उपभोक्ता के रूप में उसके लिए उसे क्या क्या जानना चाहिए, इसमें उसे शिक्षित होने का अधिकार है। और तीसरा अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कहा गया स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। इस प्रकार उपभोक्ताओं के मामले में 7 अधिकारों की चर्चा कुल की गई है और ये जॉन एफ कैनेडी और संयुक्त राष्ट्र संघ, इनके द्वारा ये मान्यता प्रदान अधिकार हैं। अब एक और, जहां विश्व मंच पे पश्चिमी देशों में, आधुनिक देशों में उपभोक्ताओं को लेके संघर्ष हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे, आवाज़ मुखर हो रही थी, तो भारत भी अछूता नहीं रहा। और भारत वैसे तो विश्व मार्केट में सबसे बड़े मार्केट में माना जाता है, तो यहाँ पर तो उपभोक्ताओं के लिए कुछ न कुछ नियम कानून का होना अत्यावश्यक था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित होता है, 1986 भारतीय अधिनियम 1986। इसमें कुछ उपभोक्ताओं के हितों के को लेकर कुछ कानून पास किए जाते हैं और उन कानूनों में सबसे पहला ये अधिनियम है। इसमें वैधानिक तौर पर उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, वैधानिक तौर पर अधिकार दिए गए हैं। संविधान के तहत उसे जो अधिकार दिए गए हैं भारत के संबंध में, वो इस प्रकार हैं। पहला, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक माल का विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक यदि कुछ माल है और उसका वितरण हो रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, प्रोटेक्शन का अधिकार। दूसरा, माल की गुणवत्ता, माल की मात्रा, माल की शुद्धता, उसकी क्षमता और मूल्य के विषय में सूचना पाने का अधिकार। देखिए, सब बातें, गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, क्षमता आदि आदि और मूल्य, ये सबको जानने का अधिकार। इसी अधिकार के तहत ही तो आजकल जितने भी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जितने भी सामान पैक्ड मटेरियल में आते हैं, उसमें सब जानकारी लिखना उत्पादक के लिए आवश्यक है। उसमें सब जानकारी रहती है। पैकिंग को आप देखेंगे किनारे, साइड में, ऊपर नीचे, तो सब तरह की जानकारी इसमें दी रहती है और यह जानकारियाँ मैंडेटरी हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि भारत में इसको लेकर कानूनी प्रावधान किए गए हैं।
तीसरा अधिकार या तीसरा कानून या तीसरा बिंदु, जहाँ तक संभव हो कीमत जो हो वो कॉम्पिटिटिव हो, प्रतियोगी मूल्य हो। प्रतियोगी मूल्य पर माल की विभिन्न किस्में सुलभ कराने का अधिकार, सुलभ होने का अधिकार, कॉम्पिटिटिव रेट में, यानी लग मोटा मोटा एक जैसी कीमत में हमारे सामने किसी एक वस्तु विशेष के कई ऑप्शंस रहने चाहिए। जैसे मैंने अभी कोलगेट का उदाहरण दिया, टूथपेस्ट का उदाहरण दिया। टूथपेस्ट में कोलगेट भी होता है, बिना का भी होता है, फॉरहंस भी है। ऐसे हमारे पास बहुत सी चॉइस है। हर चीज़ में हमें पर्याप्त चॉइस मिलने का अधिकार होना चाहिए, और वह भी प्रतियोगी कीमतों पर, वह भी ऐसी कीमतों पर जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन हो, गला घोंट प्रतियोगिता हो। उसके बाद जो प्रावधान है वह है शिकायत की समुचित सुनवाई का अधिकार। हमें उपभोक्ता के नाते अधिकार है कि हमारे साथ यदि किसी दुकानदार ने किसी उत्पाद को लेकर धोखा किया है, चाहे वो दुकानदार के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन खरीदी के जरिए हो, तो हमारी सुनवाई हो सके और उस पर उचित कार्रवाई हो सके। इसके बाद अगला, अनुचित व्यापारिक व्यवहार, गलत तरीके का बिजनेस रिलेशंस, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। और इस संबंध में हमें एजुकेट होने का अधिकार है, हमें शिक्षित होने का अधिकार है। इस संबंध में यानी अनुचित व्यापारिक व्यवहार क्या है, इसे हमें जानने का पूरा अधिकार है, और इस संबंध में हमें समुचित शिक्षा पाने का अधिकार है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार को समुचित शिक्षा या उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार से भी हम अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और इन्हें दो अलग अलग अधिकारों के रूप में देख सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिला के 6-7 प्रावधान इस अधिनियम के तहत किए गए, जो 1986 में जो पारित हुआ था। ये तो हुआ कानूनी प्रावधान। पर दिक्कत हो, यदि कुछ धोखा हो, व्यापारी का व्यवहार ठीक ना हो, तो हमें कहाँ जाना है, किसे अपनी बात रखनी है, कौन हमारी बात सुनेगा, ये सब के लिए भी कुछ संस्थागत ढांचे की जरूरत थी। किसकी? संस्थागत ढांचे की। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण, इसकी स्थापना होती है, और उसके तहत आर्टिकल 9 के अंतर्गत उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए 3 स्तर पर अर्ध न्यायिक अधिकरणों की स्थापना होती है। समझ लीजिए, कानून तो बन गए, कानूनों का पालन कराने की जिम्मेदारी और पालन ना होने पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी के लिए संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये संस्थागत ढांचा भी उसी 1986 अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया, जिसमें धारा 9 के तहत कहा गया कि 3 स्तर पर संस्थाएं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये अर्ध न्यायिक होंगी, अर्थात न्याय संबंधी बातें यहाँ तो होंगी, लेकिन सजा याफ्ता आदि की जिम्मेदारी इनके पास नहीं होगी। दोषपूर्ण मिल होने पर सजा, जेल आदि की सजा का प्रावधान इनके पास नहीं होगा। तो ये अर्ध न्यायिक अधिकरण कहलाए। अब ये 3 स्तर क्या थे? पहला, उपभोक्ता विवाद निस्तारण जिला मंच, जिले स्तर पर उपभोक्ता विवाद निस्तारण जिले स्तर पर, यानी हर जिले में उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के लिए एक मंच होगा। दूसरा, उपभोक्ता विवाद निस्तारण राज्य आयोग,
जो जिले स्तर पे है वो कंज्यूमर फोरम कहलाएगा। मंच अर्थात फोरम, प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। उसके बाद अगला है राज्य लेवल पर, राज्य के स्तर पर स्टेट लेवल फोरम फॉर कंज्यूमर्स, और निस्तारण मतलब रिड्रेसल। तीसरा उपभोक्ता निवारण निस्तारण राष्ट्रीय आयोग, नेशनल लेवल पर जो फोरम की स्थापना हुई उसे हम राष्ट्रीय आयोग कहेंगे। और किस संबंध में? उपभोक्ता विवाद निस्तारण राष्ट्रीय आयोग, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम। इस प्रकार से ये 3 स्तर पे हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इसे हम एक तरीके से इन्हें उपभोक्ता अदालत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट। ये जो उपभोक्ताओं से के हितों से जुड़ी हुई जो बातें हो रही हैं और इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान किए गए और जो संस्थागत ढांचा जो बनाया गया, तैयार किया गया, इसको और प्रभावशील बनाने की जरूरत है। अभी भी ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हो जाते हैं जिनकी सुनवाई इन कंज्यूमर फोरम में नहीं हो पाती, चाहे समयाभाव के कारण, चाहे उनके पास इतना पैनापन नहीं है कि वे त्वरित कार्रवाई कर सकें। और इसलिए बहुत से जनता के बहुत से ऐसे व्यक्ति जो उपभोक्ता के रूप में धोखा खाए हैं वो नहीं जाते। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता संरक्षण को और प्रभावी बनाया जाए। और प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रयास वैसे चल रहे हैं। उन प्रयासों की दिशा में पहला प्रयास है, यदि हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के उपायों की, तो पहला है दूरदर्शन, रेडियो, पत्रिकाएं, इनके माध्यम से जनता को शिक्षित करना उपभोक्ताओं के अधिकार के बाबत। जनता को शिक्षित करने के बाद जनता को उसकी जानकारी देना और जनता में जागरूकता लाना। किस संबंध में? उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में। तो विभिन्न प्रचार माध्यम का और बेहतर उपयोग, ये पहला बिंदु, पहला उपाय। दूसरा उपाय कि ये जो कानून बने हैं, उपभोक्ता संरक्षण कानून, इन कानूनों को सरल ढंग से सामान्य जनता तक पहुंचाया जाए, सामान्य ढंग से उनको समझाया जाए। कानूनी भाषा, कानूनी पेचदावों से हटकर जनता के कानों तक पहुंचने, जनता की समझ तक आने की भाषा का उपयोग करते हुए इसे और ज़्यादा प्रचारित किया जाए। तीसरा, उपभोक्ता आंदोलन यानी कंज्यूमर मूवमेंट, जिसने एक आंदोलन का रूप लिया है, एक साइलेंट आंदोलन है। कोई सड़क में खड़े लोगों के सड़क में खड़े होकर ये आंदोलन नहीं होता। इस आंदोलन का संबंध जागरूकता से है, अवेयरनेस से है। तो जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण इलाकों में भी उपभोक्ताओं के अधिकार की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता आंदोलन को वहां विकसित किया जाए। देश के अंदरूनी इलाकों में जहां उपभोक्ताओं के साथ संभवतः बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, उनकी अशिक्षा का, उनकी गैर जानकारी का नाजायज़ फ़ायदा उत्पादक लोग उठाते हैं। तो इसलिए तीसरा उपाय है ग्रामीण स्तर पर जागरूकता को और बढ़ाना।
चौथा, हम देखते हैं कि अधिकतर जो उत्पाद हैं इनका संबंध हमारे परिवार, हमारे घर से जिनका है, उसमें महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। महिलाओं की रुचि का क्षेत्र भी ये है और महिलाओं से जुड़े हुए उत्पाद ज़्यादा उसमें संभावना रहती है सही गलत की। तो इसलिए महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं में चैतन्यता, जागरूकता को विशेष रूप से विकसित करने का प्रयास किया जाए। प्रचार माध्यम पहला, सरल ढंग से बातचीत रखने का प्रयास दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों तक जाने का प्रयास तीसरा, महिलाओं के लिए विशेष प्रयास चौथा और पांचवा है मिलावट आदि को रोकने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना। मिलावट किस स्तर पर कितनी हो रही है इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम केवल महसूस करते हैं और अफसोस करते हैं क्योंकि हम उसे सिद्ध नहीं कर पाते। सिद्ध करने के लिए कि इसमें मिलावट है, हमें ऐसे आधुनिक लैब्स की ज़रूरत है। कम से कम आधुनिक लैब, आधारभूत लैब की ज़रूरत है जहाँ पर ये देखा जा सके कि इसमें कितनी मिलावट है। चाहे वो मिलावट आप दूध में बात करें या मिठाइयों की मिलावट में, मिठाइयों में मिलावट या घी आदि चीज़ों में मिलावट की बात करें, आटे में मिलावट, जितने भी खाद्यान्न के पिसे हुए प्रोडक्ट्स हम खाते हैं आटे के रूप में, उसमें तो भारी मात्रा में मिलावट की शिकायत रहती है। त्योहारों के समय मिठाइयों में बड़ी मिलावट रहती है, पर इसको तुरंत इसका निराकरण करने का कोई उपाय अभी तक सार्थक रूप से नहीं निकल पाया है, क्योंकि लैब की कमी है। यदि हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आता है ये समाचार कि यहाँ पर जो मिलावट की चीज़ पाई गई उसे लैब भेजा गया है, और पता लगता है कि संभवतः वो लैब हैदराबाद में है। जैसे फॉरेंसिक लैब होते हैं, ऐसी मिलावट की टेस्ट के लिए भी वहाँ भेजा जाता है, और या हमारे यहाँ शायद लैब के पास वो क्षमता नहीं है, तो इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम ये 5-6 उपायों पर विशेष ध्यान दें तो काफ़ी हद तक कंज्यूमर्स की, उपभोक्ताओं की जो शिकायत है, उनकी जो चिंता है, उसे कम किया जा सकता है, उनके हितों को बचाया जा सकता है, और शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तीनों दृष्टि से जो उपभोक्ता भुगतता है उसका शिकार होने से वह बच सकता है। तो हमने देखा आंदोलन के विभिन्न रूप और आंदोलन के विभिन्न कारण। हमने बात शुरू की थी कुछ धार्मिक आंदोलनों से, और आते आते यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन से। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर भी आंदोलन हुए हैं, गैर राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, और ऐसे आंदोलन हुए पर्यावरण के मुद्दे को लेकर जो विश्व प्रसिद्ध हुए। और ऐसे ही आंदोलनों के कारण आज पर्यावरण कुछ बचा हुआ है। पर्यावरण बचा से मेरा तात्पर्य है कि पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है उसकी दर में निश्चित रूप से इस आंदोलनों के प्रभाव स्वरूप गिरावट की दर में कमी आई होगी।